Hello, student. Myself Anand Bedi. Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study socialism in Europe and the Russian Revolution. The topic for today's class is 4.2 Making a Socialist Society. एक समाजवादी समाज का गठन करना, निर्माण करना. During the Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. सिविल वॉर के दौरान बॉल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज रखा. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. इन लोगों ने बॉल्शेविक्स ने किसानों को परमिट किया कि जिन जमीनों को सोशलाइज किया जा चुका है उन पर वो खेती करें. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. बॉल्शेविक्स ने यूज किया ऐसे जमीनों का जो कन्फिस्केट किए गए थे, जो चर्च से लिए गए थे या नोबल से लिए गए थे, और वो दिखाना चाहते थे कि कलेक्टिव वर्क कितने बेहतर ढंग से किया जा सकता है. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी बनाई गई थी. ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क. जो ऑफिशियल्स थे वो असेसमेंट किया करते थे कि इकोनॉमी कैसे वर्क करेगा एंड सेट टारगेट्स फॉर 5-year पीरियड. और 5 साल के पीरियड के लिए ये टारगेट भी सेट किया करते थे. ऑन दिस बेसिस दे मेड 5-year प्लान्स. और इस आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी. The government fixed all prices to promote industrial growth during first 2 plans. शुरू के 2 प्लान्स में गवर्नमेंट ने हर वस्तुओं की कीमत फिक्स कर दिया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुए. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 टू 1933. 1929 से 1933 के बीच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिले. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई बाई 100%, यानी 1929 से दोगुना हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1933 में. किन चीजों में? इन केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील. ऑयल के फील्ड में, कोल के फील्ड में और स्टील के फील्ड में. न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग. नए नए फैक्ट्री सिटीज भी एग्जिस्टेंस में आ गए. हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन. बहुत तेजी से जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे इसकी वजह से पुअर वर्किंग कंडीशन ही देखने को मिल रहा था. इन द सिटीज ऑफ मैग्निटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years. उदाहरण के तौर पर एक सिटी का नाम दिया गया है जिसको मैग्निटोगोर्स्क कहते हैं. यहाँ पर एक स्टील प्लांट केवल 3 वर्षों में ही बना लिया गया था. वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन फर्स्ट 5-year प्लान. वर्कर्स को काफी हार्ड परिश्रम करना पड़ता था और इसका परिणाम था कि फर्स्ट ईयर में ही केवल 550 बार वर्क को स्टॉप करना पड़ा. सोच सकते हैं आप, फर्स्ट ईयर अलोन केवल 1 साल में ही 550 टाइम्स वर्क को स्टॉप करना पड़ा. इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम. जाड़े के समय में लिविंग क्वार्टर्स में एट 40 डिग्री टेम्परेचर बिलो, यानी -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर हुआ करता था. People had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. वर्कर्स को टॉयलेट जाने के लिए -40 डिग्री से भी कम तापमान पर 4th फ्लोर से नीचे उतरना पड़ता था और सड़कों को, स्ट्रीट को क्रॉस करना पड़ता था. An extended schooling system developed. एक एक्सटेंड किया हुआ स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया. And arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. ऐसी व्यवस्था की गई, ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, यूनिवर्सिटीज में एंटर कर सकते थे.
Creches were established in the factories for children of women workers. जिन फैक्ट्रीज में महिला वर्कर्स काम किया करते थे उनमें क्रेचेज मतलब जो पालना होता है, जिसमें बच्चे को खेलने के लिए यूज किया जाता है ताकि महिलाएं अपना काम भी कर सकें और बच्चे उसमें झूला झूल सकें, खेल सकें, पालना जिसको हम कहते हैं। तो पालने की व्यवस्था भी की गई थी ऐसे फैक्ट्रीज में जिसमें विमेन वर्कर्स काम किया करते थे। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, हालांकि ये चीप क्वालिटी की हुआ करती थी। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स के लिए लिविंग क्वार्टर्स भी बनाए गए थे। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, लेकिन इन सब का जो रिजल्ट था, इफेक्ट था, वो एक समान हर तरफ नहीं था। दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, और इनका एक कारण यह भी था कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्स की कमी थी। Here in figure 15 you can see the children in Soviet Russia. They are in a school, they are studying. Figure number 16 is showing a child in Magnitogorsk during the first 5-year plan. फर्स्ट 5-year प्लान में बच्चे की तस्वीर यहाँ दिखाई गई है। ही इज वर्किंग फॉर सोवियत रशिया, यानी इवन एक बच्चा सोवियत रशिया के लिए काम कर रहा था। फिगर नंबर 17 फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन 1930s। 1930s में फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल कैसे हुआ करता था आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लॉन्ग टेबल्स यहाँ लगाए गए हैं जिस पर दोनों तरफ से लोग खाना खा सकते थे। ये अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिविजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। शुरुआत के जो इकोनॉमिक प्लानिंग किए गए थे वह पीरियड कलेक्टिविजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के डिजास्टर से भी जुड़ा हुआ है। By 1927-1928, the town in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. 1927 और 28 में सोवियत रसिया में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली और वो था ग्रेन सप्लाईज की कमी, यानी अनाज की काफी कमी हो गई। The government fixed prices at which grain must be sold. गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाज की कीमत फिक्स कर दिया, उसी कीमत पर अनाज को बेचा जाना था। But the peasants refused to sell their grain to the government's buyer at these prices. लेकिन किसानों ने गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए इस कीमत पर अपने अनाज बेचने से इनकार कर दिया। स्टालिन, who headed the party after the death of Lenin. लेनिन के डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी का जो लीडरशिप है वो स्टालिन के हाथ में आता है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। स्टालिन के हाथ में आता है। तो स्टालिन यहाँ पर क्या करते हैं, तो इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म इमरजेंसी मेजर्स। स्टालिन ने इमरजेंसी मेजर्स अपनाए, बहुत कड़े स्टेप इन्होंने लिए। ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स in the countryside were holding stocks in the hope of high prices. स्टालिन का मानना था कि जो कीमत काफी बढ़ गई है, अनाज की जो कमी हो गई है, इसके पीछे किसान हैं, क्योंकि किसानों ने बड़े पैमाने पर अनाज की होल्डिंग कर रखा है, अपने घर में ही स्टॉक बना करके उन लोगों ने रखा है ताकि जब कीमत बढ़ जाए तो वे हाई प्राइसेस पर इसे बेच करके लाभ कमा सकें। Speculation had to be stopped and supplies confiscated. तो उनका मानना था कि स्पेकुलेशन यानी अनाजों को जो जमा करके रख लिया गया है उसको खत्म किया जाए, उसे स्टॉप किया जाए और जो भी सप्लाईज रोके गए हैं उनको भी कन्फिस्केट किया जाए, उन्हें अपने कब्जे में लिया जाए और लोगों तक अनाज प्रोवाइड किया जाए। In 1928, members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collection and raiding kulaks. 1928 में पार्टी के मेंबर्स ने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में यानी खेतों में किसानों के यहाँ पार्टीज के मेंबर्स गए, सुपरवाइज किया उन लोगों ने जहां जहां भी ग्रेन के कलेक्शंस हुआ करते थे, खास करके कुलक्स पर उन्होंने रेड किया। कुलक्स मतलब बड़े बड़े किसान। द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स, जो किसान वेल टू डू थे
अच्छे खासे आर्थिक स्थिति में थे, इनके यहाँ पैदावार काफी अच्छी हुआ करती थी, उनको कुलक्स कहा जाता था। तो कुलक्स के यहाँ रेड किए गए। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड, द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। जब अनाज के शॉर्टेज कंटिन्यू रहे तो डिसीजन लिया गया कि फार्म्स पर कलेक्टिव खेती की जाए। एंड इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू ए स्मॉल साइज होल्डिंग। एक कारण यह भी माना गया अनाज की कमी का कि चूंकि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटे हैं, इसलिए अनाज का पैदावार पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की जगह पर कलेक्टिवाइजेशन को यहाँ सपोर्ट किया गया। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है बड़े बड़े लैंड पैचेस पर खेतीबाड़ी करना। इसमें एक किसान की जमीनें अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कई जगहों पर है तो उन सभी जमीनों के बदले किसान को एक जगह जमीन दी जाती है जिसका प्लॉट साइज बड़ा होता है ताकि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर उसमें कर सकता है। तो कलेक्टिवाइजेशन को बल दिया गया। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। 1917 के बाद जमीनों को किनको दिया गया था? तो किसानों को दिया गया था। दी स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड। क्योंकि ये फार्म बहुत छोटे थे इसलिए इन्हें मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड। मॉडर्न फार्मिंग को डेवलप करने के लिए और इंडस्ट्रियल लाइंस के आधार पर उन्हें चलाने के लिए यह आवश्यक था कि कुलक्स को एलिमिनेट किया जाए। फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स, यानी कुलक्स से जमीनों को लेकर के और स्टेट कंट्रोल में बड़े बड़े फार्म्स डेवलप किए जाएं। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। और इसके बाद क्या होता है? तो स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू होता है। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms, which was at that time called kolkhoz. 1929 में पार्टी ने किसानों को फोर्स किया कि वो कलेक्टिव फार्म में ही खेती करें। कलेक्टिव फार्म का दूसरा नाम यहाँ दिया गया है कोलखोज। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. जो कलेक्टिव फार्म्स की ओनरशिप जिनके पास हुआ करती थी उनको बड़े पैमाने पर जमीनें और विभिन्न प्रकार के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं खेतीबाड़ी करने के उन्हें सौंपे गए। पीजेंट्स वॉक्ड ऑन द लैंड एंड कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। किसान जमीनों पर खेतीबाड़ी किया करते थे और जो कोलखोज से प्रॉफिट हुआ करता था उसको शेयर किया करते थे। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. बहुत सारे किसान काफी गुस्से में थे और उन लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय भी किया। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3. 1929 से 1931 के बीच, between 1929 and 1931, in these 3 years, नंबर ऑफ कैटल्स यानी मवेशियों की संख्या घट करके 1/3 हो गई। जैसा कि आप जानते हैं आज तो मॉडर्न एग्रीकल्चर होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज का इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े गाड़ियां आ चुकी हैं जिनका इस्तेमाल होता है। बट इन 1931 आप सोच सकते हैं उस समय खेती बाड़ी करने का जो मुख्य संसाधन हुआ करते थे उनमें मवेशियों का रोल सबसे ज़्यादा था। तो लोग अपने लाइव स्टॉक को खत्म करने लगे, यानी मवेशियों को पालना बंद कर रहे थे, उन्होंने उसे बेचना शुरू कर दिया और इस तरीके से 1931 तक केवल 1/3 कैटल की संख्या हो गई। Those who resisted collectivization were severely punished. लेकिन गवर्नमेंट ने भी हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठा। गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को काफी सीवियरली पनिशमेंट दिया जो लोग कलेक्टिव फार्मिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे किसानों को डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। And as they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. बहुत सारे ऐसे किसानों का कहना था कि वो सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है। They merely did not want to work in the collective farms for various reasons. उन्होंने बताया कि वो दूसरे बहुत सारे कारणों की वजह से वो कलेक्टिव फार्म में खेती करना नहीं चाहते।
स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स, हालांकि कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर्स को भी स्टालिन गवर्नमेंट ने अलाउ किया, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली, लेकिन ऐसे किसानों के साथ गवर्नमेंट ने कोई सिंपैथी नहीं बरती, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी। गवर्नमेंट इनका सुपरविजन बहुत हार्ड तरीके से किया करती थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिविजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, यानी कलेक्टिविजेशन के बावजूद भी प्रोडक्शन इमीडिएटली नहीं बढ़े। इन फैक्ट द बैड हार्वेस्ट of 1930s to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million died. 1930 से 33 के बीच बैड हार्वेस्ट हुए, फसल की उत्पादकता काफी गिर गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर अकाल, फैमिन का सिचुएशन आ गया, अकाल पड़ गया, जो कि सोवियत रशिया के इतिहास के सबसे बड़े अकालों में से एक था, और इनमें 4 मिलियन पीपल डाइड, यानी 40 लाख लोगों की मौत हो गई। न्यू वर्ड्स, डिपोर्टेड का अर्थ होता है फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम वंस ओन कंट्री, जबरदस्ती किसी को उनके देश से बाहर निकाल दिया जाए तो उसे डिपोर्ट करना कहा जाता है, ऐसे लोगों को डिपोर्टेड कहा जाएगा। एक्साइल्ड, फोर्स्ड टू लीव अवे फ्रॉम वंस कंट्री, एक्साइल्ड का अर्थ होता है किसी को अपने देश से दूर रहने के लिए फोर्स करना। Many within the party criticized the confusion in the industrial production under planned economy and consequences of collectivization. पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंतर्गत जो कंफ्यूजन थे उनका क्रिटिसिजन किया, उन्हें क्रिटिसाइज किया, एंड जो कलेक्टिवाइजेशन के कंसिक्वेंसेस थे, जो उनके परिणाम थे, उनका क्रिटिसिजन किया। स्टालिन और उनके जो सपोर्टर्स थे उन लोगों ने इसे, जो क्राइसिस यहाँ हुआ था, इसे सोशलिज्म के अगेंस्ट में एक षड्यंत्र माना। Accusations were made throughout the country, पूरे देश भर में दोषारोपण का दौर चलता रहा, and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. 1939 आते आते लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग या तो जेल में थे या लेबर कैंप्स में डाल दिए गए। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ क्राइम्स, उनमें से अधिकांश जो थे वो कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। दे वर इनोसेंट, निर्दोष थे, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था। अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एक्सिक्यूटेड, बड़े पैमाने पर लोगों को फोर्स किया गया कि वो फॉल्स कन्फेशन करें, वो मान लें कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम इस तरह से किया हुआ है। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था और टॉर्चर करके उन पर दबाव बना करके कन्फेशन करने को कहा जा रहा था। बहुत सारे लोगों को एक्सिक्यूट भी किया गया, बहुत सारे लोगों को मौत की सजा दी गई। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को एक्सिक्यूट किया गया था उसमें बहुत सारे लोग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे।